इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लॉग में हार्दिक अभिनंदन। आज का शीर्षक है बिंदु विसर्ग, जो मस्तिष्क में स्थित होता है सातवां चक्र, उसका संपूर्ण जानकारी। आज मैं आप सभी लोगों को इस बिंदु विसर्ग के बारे में ऐसी बहुत सी अद्भुत बातें बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को यह बताता हूं कि ये बिंदु विसर्ग की स्थिति मस्तिष्क में कहाँ होती है। इस बिंदु की स्थिति बिंदु विसर्ग बोल रहे हैं अपन या बिंदु बोल रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस बिंदु की स्थिति सिर के ठीक पीछे वहाँ पर होती है जहाँ हिंदू ब्राह्मण अपनी चोटी रखते हैं। अभी तक यह परंपरा है, परंतु लोग उस चोटी रखने का मूल उद्देश्य भूल गए हैं। संस्कृत में इस चुटिया को शिखा कहते हैं, जिसका मतलब होता है अग्नि ज्वाला। यहाँ ज्वाला से आशय उस आग की ज्वाला से नहीं है जो लोग समझते हैं, अपितु यहाँ ज्वाला से तात्पर्य वासनाओं की ज्वाला या पूर्व जन्म के संस्कारों से है। जनेऊ तथा मंत्र दीक्षा हो जाने के पश्चात जो भी हिंदू लोग होते हैं वो संध्या करते समय अपनी शिखा को जोर से खींचकर बांधते हैं। ऐसा आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा या बहुत से लोगों ने सुना होगा। चुटिया क्यों बांधी जाती है और चुटिया में खिंचाव क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर यह है कि चुटिया में खिंचाव रहने से जब साधक मंत्र जप करता है तो उसके अंदर बिंदु या बिंदु विसर्ग केंद्र के प्रति एक शक्तिशाली तथा अविरल सजगता बनी रहती है। बिंदु विसर्ग के प्रति सजग रहने का यह एक पारंपरिक ढंग है। अब मैं आपको तांत्रिक परंपरा के अनुसार इस बिंदु की स्थिति कहाँ बताई गई है वो बताता हूँ। मस्तिष्क के ऊपर कॉर्टेक्स के उच्च केंद्रों में एक छोटा सा गड्ढा है जहाँ थोड़ा सा ये स्त्राव मतलब दिव्य द्रव भरा रहता है। शारीरिक संरचना में यही छोटा द्वीप बिंदु विसर्ग माना गया है। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार की किसी सूक्ष्म संरचना की खोज तो अभी तक नहीं की है, परंतु इतना निश्चित है कि इस संबंध में की जाने वाला अनुसंधान उसी प्रकार रोचक तथा लाभप्रद होगा जैसे पीनियल ग्रंथि के संबंध में शोधों में यह पाया गया है कि यह तंत्र में वर्णित आज्ञा चक्र का सहगामी है। व्यक्ति के मस्तिष्क का जब ऑपरेशन किया जाता है या मस्तिष्क की जब चीर फाड़ की जाती है तो यह बिल्कुल संभव है कि बिंदु विसर्ग जैसे अति संवेदनशील तथा सूक्ष्म संरचना मस्तिष्क की चीर फाड़ के दौरान नष्ट हो जाती है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के द्वारा अति अल्प मात्रा में विद्यमान तरल पदार्थ को चीर फाड़ के पश्चात निकालकर उसका विश्लेषण कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो अनेक तंत्रिकी तथा ग्रंथि स्त्राव मीन्स द्रव समाप्त हो जाते हैं।
अब मैं आपको इसका पारंपरिक प्रतीक क्या होता है बिंदु विसर्ग का, उसके बारे में बता रहा। जो हमारे तांत्रिक शास्त्र हैं उसमें इस बिंदु को चांदनी रात में जो अर्धचंद्र होता है उसके रूप में दर्शाया गया है। आप सब लोग यह बात जानते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। जब साधक इस पर ध्यान करता है, मतलब बिंदु विसर्ग पर, तब साधक को इस अर्धचंद्र के प्रकाश में एक धुंधला तथा अस्थायी पर्वत का आकार दिखाई देता है। अर्धचंद्र के मध्य में एक छोटा सा ओम स्थित होता है जो बिंदु का ही एक भाग है। जिस प्रकार तामसिक, राजसिक तथा सात्विक तीनों गुण ओम के अंदर निहित हैं, उसी प्रकार सभी चक्रों की ओम के अंदर स्थिति अवश्य है। ये जो चक्र हैं ये प्रकृति तथा इसके गुणों के स्तर पर विद्यमान होते हैं, परंतु जो बिंदु है या बिंदु विसर्ग है ये अनुभवातीत प्रकृति से परे होने के कारण इस बिंदु का स्थान ओम में नहीं है। बिंदु विसर्ग उच्चतम सातवें लोक सत्यम से तथा आनंदमय कोश के सूक्ष्म शरीर से भी संबंधित है। ऐसा कहा गया है कि जब बिंदु विसर्ग का जागरण होता है तो साधक को अपने अंदर ब्रह्मांडी ध्वनि ओम सुनाई देने लगती है तथा साधक को ओम के प्रतीक के ऊपर स्थित बिंदु तथा अर्धचंद्र से सृष्टि के सभी स्रोत निकलते हुए दिखाई देने लगते हैं। अनेक तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार इस बिंदु से एक स्त्राव द्रव्य गिरता है जो विषैला नहीं होता। योगी जन इस दिव्य द्रव्य को आत्मसात करके जीवित रह सकते हैं। यदि यह स्त्राव प्रारंभ हो जाए तथा शरीर में इसका नियंत्रण किया जा सके तो जीवित रहने के लिए साधक को किसी बाहरी आहार की आवश्यकता नहीं होती। योगी को किसी बाहरी आहार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में योगी की शारीरिक शक्ति का जो संबंध होता है वो आहार से नहीं रह जाता है। यह बिंदु अमृत की उत्पत्ति के साथ साथ जहर की उत्पत्ति का भी कारण है। यहाँ पर अमृत ग्रंथि तथा जहर ग्रंथि दोनों काफी नजदीक होती हैं। आप सभी साधकों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वृष ग्रंथि में भी उद्दीपन का भय बना रहता है। यदि बिंदु और विशुद्धि दोनों में एक ही समय उद्दीपन हो तो कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि बिंदु अमृत का नियंत्रण करता होता है और विशुद्धि अमृत और विष दोनों को आत्मसात करने वाला होता है। जब तक अमृत झरता है शरीर में विष कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसमें यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी बात यह है कि यदि साधक हठयोग, ध्यान तथा राजयोग के अभ्यास से अपने शरीर का शुद्धिकरण कर ले तो विष ग्रंथियों से भी अमृत का स्त्राव होने लगता है। इस बिंदु को ही सृष्टि का वह मूल माना गया है जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है। ये बिंदु संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अलग करना। बिंदु
एक ऐसा केंद्र होता है जिसका कोई आकार या क्षेत्र ही नहीं होता योग में। संस्कृत के योग के शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस बिंदु की जड़ असीमित चेतना में है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु शून्य का प्रवेश द्वार है। इस शून्यता का मतलब अस्तित्वहीनता से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ चेतना शुद्ध तथा पूर्ण रहती है। यह बिंदु एक बहुत ही रहस्यात्मक चक्र है। बिंदु में ब्रह्मांड की अनंत क्षमताओं का विकास निहित होता है। इस बिंदु के अंदर सृष्टि की रूपरेखा छिपी रहती है। इस सृष्टि का एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत अनंत पदार्थों की उत्पत्ति होती है। संस्कृत में इसे कला कहते हैं, जो कि बिंदु में निहित चेतना की क्षमता का स्रोत है। इस मूल से किसी भी पदार्थ, पशु अथवा मानव का प्रकटीकरण हो सकता है। इस बिंदु में इतनी पावर है। बिंदु से जितनी भी रचनाएं उत्पन्न हुई हैं, उन सब में चेतना भी पाई जाती है। वो चेतना जो मनुष्यों में पाई जाती है, ऐसी चेतना बिंदु से जितनी भी रचनाएं हुई हैं उन सब में पाई जाती हैं। इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, बिंदु के माध्यम से चेतन तत्व से संबंधित अवश्य है। इस सृष्टि के हर पदार्थ के भौतिक अस्तित्व को बनाना और मिटाने का माध्यम यह बिंदु ही है। इस छोटे से बिंदु में अपरिमित शक्ति निहित है। संपूर्ण मानव प्रगति काल के इतिहास में बिंदु की शक्ति अभी तक रहस्यात्मक ही बनी हुई है। प्रत्येक वस्तु के प्रगटीकरण का स्रोत यह बिंदु ही है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है, बिंदु दो प्रकार का होता है, ये पहला रक्तिम और दूसरा श्वेत। ये जो श्वेत बिंदु होता है ये शिव जी का, और रक्तिम बिंदु जो होता है ये शक्ति का प्रतीक है। श्वेत बिंदु का निवास बिंदु विसर्ग में होता है, जबकि रक्तिम बिंदु का निवास मूलाधार में है। तंत्र और योग दोनों का उद्देश्य केवल यही है, इन दोनों का मिलन, जिससे शिव शक्ति एकाकार हो सके। योग चूड़ामणि उपनिषद के 61वें श्लोक में वर्णन है कि रक्त बिंदु सूर्य में स्थित है और श्वेत बिंदु चंद्र में। इन दोनों को मिलाना एक कठिन प्रक्रिया है। इसमें सूर्य पिंगला नाड़ी का तथा चंद्रमा इणा नाड़ी का प्रतीक है। इस मिलन के फलस्वरूप ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। जब प्राणों के नियंत्रण से रक्त बिंदु मतलब शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, मतलब कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो इसका संयोग श्वेत बिंदु मतलब शिव से हो जब होता है तो व्यक्ति दिव्य बन जाता है। ये बात योग चूड़ामणि उपनिषद के 63वें श्लोक में कही गई है। अब आगे, रक्तिम बिंदु के श्वेत बिंदु से मिलन होने पर जो साधक इन दो बिंदुओं के विलयन की अनुभूति कर पाने में समर्थ होता है या सक्षम है,
वही योग का पंडित है। ये बात योग चूड़ामणि उपनिषद के श्लोक नंबर 64 में कही गई है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे के भी और वीडियो आप लोग देख सकें, आप तक पहुंच सकें। और इसे शेयर भी कीजिएगा। ये हमारी जो इतना अद्भुत ज्ञान है, हमारे सिद्ध महात्माओं के द्वारा बताया हुआ, हमारे ऋषि परंपरा का जो ये अद्भुत ज्ञान है, ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। इसलिए जब आप इसे शेयर करेंगे तभी ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। आप भगवान शिव शिवा जी से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों पर महादेव जी अपार कृपा करें, आप सभी लोगों को सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान करें। आज यहीं तक। हर हर महादेव।